इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th के ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 3 को, जिसका नाम है वाटर रिसोर्सेज। और यह वीडियो नंबर फर्स्ट चैप्टर का है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं इस चैप्टर को और देखते हैं कि आखिर हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। तो देखिए, इस चैप्टर का नाम है वाटर रिसोर्सेज, यानी कि जो वाटर है, जो एक तरीके का रिसोर्स है हमारे लाइफ में, हमारे डेली लाइफ में, उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। और हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि वाटर रिसोर्सेज जो है वो कितना ज़रूरी है हमारे लिए, और उसको लेकर क्या क्या प्रॉब्लम्स आज हमारे एक तरीके से सोसाइटी में है वाटर को लेकर, और उसको किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे ही हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं तो यहाँ पर ये कंटेंट हमें मिलता है। यहाँ पर दो स्टूडेंट जो हैं वो आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो एक लड़का है, वो कह रहा है कि क्या तुमने टीवी पर रिपोर्ट देखे फ्लड के, जो कि उड़ीसा में फ्लड्स आए थे उस पर, और ये कहता है कि जो फ्लड है उसने कितना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन किया है और सभी चीज़ों को नष्ट कर दिया है जो क्योंकि उसके रास्ते में आए। और उसका जवाब ये लड़की देती है कि हाँ देखो, जो वाटर है वो हमें लाइफ भी देता है, लेकिन उसके बावजूद जो वाटर है वो चाहे तो हमसे लाइफ ले भी सकता है। तो इसको लेकर बहुत सारी बात इन दोनों के बीच में हुई है। तो ये जो चीज़ है ये हमारे काम का नहीं है, तो इसलिए हम आगे बढ़ते हैं और अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले हम इस चीज को देख लेते हैं, वाटर सम फैक्ट्स एंड फिगर्स। तो इस चीज को देख लेना बहुत ही जरूरी है क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। तो यहाँ पर देखिए, बताया जा रहा है कि 96.5% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ वर्ल्ड्स वाटर इज एस्टिमेटेड टू एग्जिस्ट एज ओशियंस एंड ओनली 2.5% एज फ्रेश वाटर। तो ये देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देखिए, जो पूरे वर्ल्ड में जितना भी पानी है उसका 96.5% वाटर जो है वो वर्ल्ड का, वो आपको ओशियंस में है, यानी समुद्र जो है उसमें है। और करीब 2.5%, 2.5% जो है वो सिर्फ आपको मौजूद है फ्रेश वाटर के रूप में। और इस फ्रेश वाटर में से करीब 70% वाटर जो है वो आपको आइस शीट्स या फिर ग्लेशियर्स के रूप में मौजूद है, अंटार्कटिका में या फिर ग्रीनलैंड में, या फिर जो माउंटेनियस रीजन्स हैं जैसे कि आपका हिमालय हो गया, वहां पर जो ग्लेशियर्स हैं, इन सभी रूप में। तो आप समझ सकते हैं कि कितना लेस अमाउंट वाटर जो है वो आपके लिए अवेलेबल है, जिसको कि आप यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर 2.5% में से, यानी कि पूरे वर्ल्ड के वाटर का 2.5% में से 70% तो खत्म हो गया क्योंकि वो ग्लेशियर के रूप में है। और जो बचा हुआ 30% वाटर है जिसको कि हम यूज कर सकते हैं, वो आपको ग्राउंड वाटर के रूप में मौजूद है, या फिर आपका जो नदियां हैं, इन सभी चीजों में आपके ये आ जाते हैं। और इसमें से अगर हम बात करें तो देखिए, इंडिया जो है वो पूरे वर्ल्ड का सिर्फ 4% रिसीव करता है प्रेसिपिटेशन का, यानी बारिश का, और ये करीब 133 थर्ड रैंक पर आता है वाटर अवेलेबिलिटी के क्या कहते हैं रैंकिंग में। और यही जो टोटल रिन्यूएबल वाटर है रिसोर्स इंडिया का, वो है 1897 स्क्वायर किलोमीटर पर एनम। तो ये हमने कुछ फैक्ट्स और फिगर देख लिए। अब हम अपने चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपने ये समझ लिया कि 3/4 जो अर्थ सरफेस है वो वाटर से कवर्ड है, यानी जो हमारा समुद्र है उससे कवर्ड है। और लेकिन इस पूरे वाटर में से, यानी समुद्र में जितना भी वाटर मौजूद है, अर्थ पर जितना भी वाटर मौजूद है, उसमें से एक छोटा सा हिस्सा मौजूद है जिसको कि हम फ्रेश वाटर कह सकते हैं, और जिसको कि हम यूज कर सकते हैं अपने डेली लाइफ के लिए, अपने पर्सनल लाइफ के लिए। और ये जो फ्रेश वाटर है ये मेनली आप एक तरीके से एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो कि आपको नदियां बहती है उससे, या फिर जो ग्राउंड वाटर होता है उससे। और ये जो चीजें हैं, यानी जो आपको रिवर्स है या फिर जो ग्राउंड वाटर है, ये लगातार आपको रिन्यू होते रहते हैं और इस हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के जरिए ये रिचार्ज होते रहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का जो एक तरीके से जितनी इसकी औकात है, हिंदी में कह रहा हूँ, जिसकी इतनी औकात है उस लेवल तक अगर हम ग्राउंड वाटर को यूज करें या फिर जो सरफेस वाटर है उसको यूज करें, तो ये जो चीज है ये साइकिल लगातार चलते रहेगी और हमें किसी भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं होगा। और यहाँ कहा जा रहा है कि ऑल वाटर मूव्स विद इन द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इंश्योरिंग दैट वाटर इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स। तो देखिए, यहाँ पर रिन्यूएबल रिसोर्स वाटर को कहा जा रहा है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के जरिए। लेकिन यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए कि एक लिमिट तक अगर हम वाटर को यूज करें तभी ये रिन्यूएबल रिसोर्स रहेगा। और हम अगर इसको एक्सटेंसिव यूज करने लगे, बहुत ही ओवर यूज करने लगे, तब ये फिर वाटर जो है, ये जो हमारा पूरा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है, ये आपको रिन्यूएबल रिसोर्स नहीं रह जाता है, ये फिर धीरे धीरे डिप्लीट होने लगता है, खत्म होने लगता है, या फिर एक तरीके से इसकी क्वालिटी खत्म होने लगती है।
और यहाँ पर कहा जा रहा है कि यू माइट वंडर दैट इफ 3/4 of the world is covered with water and water is the renewable resource, then how is it that countries and regions around the globe suffer from water scarcity? Why is it predicted that by 2025 nearly 2 billion people will live in absolute water scarcity? तो देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप ये सोच रहे होंगे कि अगर 3/4 जो है पूरी दुनिया का वो वाटर से कवर्ड है, वाटर जो है वो रिन्यूएबल रिसोर्स है, तो फिर ऐसा क्यों है कि बहुत सारे कंट्रीज और बहुत सारे रीजन जो हैं वहां पर आपको एक तरीके से वाटर स्कार्सिटी की प्रॉब्लम है? और ऐसा क्यों प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि 2025 तक करीब 2 बिलियन लोग जो हैं वो एब्सोल्यूट वाटर स्कार्सिटी में रहने लगेंगे, यानी उनके पास रियलिटी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी वाटर की। तो देखिए यहाँ पर एक चीज को तो मैंने एक्सप्लेन किया कि जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है जिसके जरिए हम कहते हैं कि जो ग्राउंड वाटर है वो रिन्यूएबल रिसोर्स है और भी जो चीजें हैं वो रिन्यूएबल रिसोर्स है, लेकिन ये एक लिमिट तक हम इसको यूज करें तभी ये रिन्यूएबल रिसोर्स रहता है। उस लिमिट के ऊपर हम जाते हैं तो फिर ये जो वाटर है ये हमारा रिन्यूएबल रिसोर्स नहीं रह जाता है। इसके बाद यहां पर देखिए हमारा टॉपिक आ जाता है, टॉपिक है हमारा वाटर स्कार्सिटी एंड द नीड ऑफ वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। तो यहाँ पर है वाटर स्कार्सिटी और आखिर हमें क्या जरूरत है वाटर को कंजर्व करने का और उसको मैनेज करने का। तो देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि गिवन द एबंडेंस एंड रिन्यूएबिलिटी ऑफ वाटर इट इज डिफिकल्ट टू इमेजिन दैट वी मे सफर फ्रॉम वाटर स्कार्सिटी। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि हम ऐसा देख चुके हैं कि जो वाटर है वो काफी एबंडेंस मात्रा में मौजूद है और वाटर जो है वो रिन्यूएबल रिसोर्स है, लेकिन इसके बावजूद भी एक ऐसी स्थिति आ सकती है जब हमारे सामने वाटर स्कार्सिटी हो जाए, और वो जो स्थिति होगी उसको इमेजिन करना ही हमारे लिए बहुत बड़ा बात है, बहुत ही प्रॉब्लम वाली बात है। और जिस मोमेंट हम बात करते हैं वाटर शॉर्टेजेस की तो उस समय में हमारे दिमाग में कई सारे इमेजेस आने लगते हैं, और वो इमेजेस जनरली होते हैं वैसे एरिया के जहां पर लो रेनफॉल होता है या फिर वैसे एरिया जहां पर हम लगातार आपको कई बार आपको सूखा ग्रस्त इलाके जो होते हैं कि बहुत जल्दी जल्दी वहां पर सूखे आते हैं, और जनरली हम राजस्थान के जो डेजर्ट्स हैं उनको विजुलाइज करने लगते हैं, और वहां पर जो महिलाएं होती हैं जो कि मटकास को लेकर जाती हैं बहुत ही दूर दूर तक ताकि वाटर को एक तरीके से अपने घर तक ला सके। तो इन सभी इमेजेस को हम अपने दिमाग में लाते हैं और इन सभी इमेजेस को हम सोचते हैं, और ये बात बिल्कुल सही है कि जो अवेलेबिलिटी है वाटर रिसोर्स का वो कई बार वेरी करती है स्पेस और टाइम पर, यानी किस जगह पर आप मौजूद हैं, किस समय मौजूद हैं, इस चीज पर वेरी करती है। उसका रीजन ये है कि जो सीजनल और एनुअल प्रेसिपिटेशन है उसका वेरिएशन। फॉर एग्जाम्पल कई सारे रीजन है जहां पर आपको अगर गर्मी में जाए तो वहां पर आपको वाटर स्कार्सिटी होती है, वाटर की बहुत ही कमी होती है, लेकिन वहीं आप अगर बरसात में चले जाएं या फिर सर्दी के मौसम में चले जाएं तो वहां पर आपको वाटर स्कार्सिटी की प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। तो बिल्कुल यही चीज यहां पर कहा जा रहा है। बट वाटर स्कार्सिटी इन मोस्ट केसेस इज कॉज्ड बाय ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एक्सेसिव यूज एंड अनइक्वल एक्सेस टू वाटर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि वाटर का जो स्कार्सिटी है वो क्यों होता है, वो होता है ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से, एक्सेसिव यूज की वजह से, और जो अलग अलग सोसाइटी के तबके हैं उनको अनइक्वल एक्सेस की वजह से। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ऊपर आपको बताया कि देखिए जो रिन्यूएबल रिसोर्स है वाटर, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, वो तभी तक रिन्यूएबल रिसोर्स रहता है जब तक आप उसको एक लिमिट तक यूज करें, और जैसे ही आप उसको ओवर एक्सप्लॉइट करना शुरू करते हैं तो वाटर जो है डिप्लीट होने लगता है, वाटर लेयर, और आपका वाटर स्कार्सिटी की कंडीशन आने लगती है। बिल्कुल यही चीज यहाँ पर कहा गया है। और यहाँ पर देखिए ये एक तरीके से आपको कुछ डाटा दिया गया है, कुछ लिखा गया है, इसको आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, यहाँ पर मैं ही बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि वाटर एवरीवेयर नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। देखिए एक इमेज दिखाया गया है बाढ़ग्रस्त इलाके का कि यहाँ पर बाढ़ आ गया, पानी सब तरफ भरा हुआ है, लेकिन यहाँ पर एक भी बूंद ऐसा नहीं है जिसको कि आप पी सकते हैं। और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि एक तरफ इजराइल है जहाँ पर 25 सेंटीमीटर औसत बारिश होती है सालाना, वहां पर किसी भी तरीके की पानी की कमी नहीं है, जबकि इंडिया जहां पर 114 सेंटीमीटर औसत बारिश होती है सालाना, वहां पर कई सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर सूखा लगातार आपको पड़ते रहता है, और देश में जो जल का उपलब्धता है वो भी कई बार कम भी होते रहता है। तो इस चीज को मैं उतना ध्यान नहीं देने वाला हूँ। इसके बाद देखिए यहाँ पर एक कश्मीरी अर्थक्वेक सर्वाइवर को दिखाया गया है कि जो कि वाटर को ले जा रही है अपने घर तक।
यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आखिर ये वाटर स्कार्सिटी की स्थिति आती कहाँ है। तो ऊपर आपने पढ़ा कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में हमने पढ़ा कि जो फ्रेश वाटर है उसको हम ऑब्टेन कर सकते हैं प्रेसिपिटेशन से, यानी बारिश से, सरफेस रन ऑफ से, और ग्राउंड वाटर से यानी नदियों से और ग्राउंड वाटर से। तो अब हम देखते हैं कि आखिर जो वाटर स्कार्सिटी की स्थिति है वो आती कहाँ है और कैसे आती है। तो यहाँ पर आपसे फिर से क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी एरिया में या फिर किसी भी रीजन में जहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में वाटर रिसोर्सेज मौजूद हैं लेकिन वहाँ पर फिर भी आपको वाटर स्कार्सिटी की स्थिति फेस करनी पड़े। तो बहुत सारे हमारे जो शहर हैं वो इसका एग्जाम्पल बनेंगे। बहुत सारे शहर हैं जहाँ पर वाटर रिसोर्सेज मौजूद हैं लेकिन फिर भी वहाँ पर वाटर स्कार्सिटी की स्थिति है। और इसके बाद हम देखते हैं कि वाटर स्कार्सिटी आती कैसे है। तो देखिए यहाँ पर बताया गया कि जो वाटर स्कार्सिटी है वो आउटकम होता है लार्ज और ग्रोइंग पॉपुलेशन का। यानी अगर आपके पास बहुत बड़ा पॉपुलेशन है और आपके पास बहुत बड़ी संख्या में डिमांड है वाटर के लिए, तब आपके सामने एक तरीके की स्थिति आती है जब आप उस उतने बड़े डिमांड को पूरा ना कर सकें और उसका एक्सेस जो है वो अनइक्वल है। अनइक्वल कहने का मतलब ये है कि शहर के कुछ इलाके हैं जहां पर आपको वाटर आप प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर कुछ इलाके हैं जहां पर वाटर आपको पहुंचाने का कोई साधन नहीं है। तो इस तरीके की सिचुएशन है। या फिर कोई तबका है जिसको पानी मिल रहा है, कोई सोसाइटी का तबका है जिसको पानी नहीं मिल रहा है। तो इस तरीके के बहुत सारे सिचुएशंस उसमें हो सकते हैं कि अनइक्वल डिमांड की वजह से भी वाटर स्कार्सिटी होती है। और बहुत बड़ा पॉपुलेशन होने से यह भी होता है कि वाटर हमें सिर्फ डोमेस्टिक यूज के लिए नहीं चाहिए बल्कि हमें वाटर जो है उसको प्रोडक्शन के लिए भी चाहिए, फूड प्रोडक्शन के लिए यानी एग्रीकल्चर के लिए। तो इस वजह से जो हाई फूड ग्रेन प्रोडक्शन है उसको फैसिलिटेट करने के लिए, उसको हेल्प करने के लिए वाटर रिसोर्सेज को एक तरीके से ओवर एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, ओवर उसको यूज किया जा रहा है ताकि उसको जो इरिगेटेड एरिया है उसको बढ़ाया जा सके और जो ड्राई सीजन है उस समय एग्रीकल्चर को बढ़ाया जा सके। आपने बहुत सारे एडवर्टीजमेंट देखे होंगे टीवी पर जहां पर बहुत बड़ी संख्या में जो फार्मर्स होते हैं वो अपने वेल्स और ट्यूबवेल्स का यूज करते हैं अपने फार्म्स में ताकि इरिगेशन को कर सके, ताकि वो अपने प्रोडक्शन को यानी फूड ग्रेन जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज कर सके। तो इन सभी चीज़ों के लिए वो ट्यूबवेल्स का यूज करते हैं और अपने वेल्स का यूज करते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि ये तो ठीक है कि फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन तुरंत बढ़ रहा है, लेकिन इस चीज का रिजल्ट क्या हो सकता है, आखिर इसका परिणाम क्या होगा अगर हम इसको 5 साल 10 साल 20 साल के लिए यूज कर सकें? तो इसका रिजल्ट ये होगा कि जो ग्राउंड वाटर है वो धीरे धीरे फॉल होने लगेगा और बहुत ही नीचे चला जाएगा। और इसकी वजह से जो वाटर अवेलेबिलिटी है किसी भी रीजन में और जो फूड सिक्योरिटी है वो एक तरीके से बहुत ही खतरे में पड़ जाएगा, बहुत ही एक तरीके से प्रॉब्लम हो जाएगा। फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन को भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ को देखते हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया विटनेस्ड इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन क्रिएटिंग वास्ट अपॉर्चुनिटीज फॉर अस। तो यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया में बहुत बड़ी संख्या में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है और बहुत ज्यादा अर्बनाइजेशन हुआ है और इसकी वजह से बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज भी हमारे सामने आए हैं। अगर आज आप देखें तो इंडिया में बहुत बड़ी संख्या में लार्ज इंडस्ट्रियल हाउसेज भी मौजूद हैं और इसके अलावा बहुत सारे इंडस्ट्रियल यूनिट्स मौजूद हैं एमएनसीज के यानी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस के। और जो इसके बाद जो ये जो संख्या है इन सभी यूनिट्स की, ये ऐसा नहीं है कि कम हो रही, ये लगातार बढ़ती जा रही है। और इन सभी इंडस्ट्रियल यूनिट्स के बढ़ने की वजह से जो ये मैटर है वाटर स्कार्सिटी का या फिर वाटर की कमी का, वाटर रिसोर्स की कमी का, ये और भी ज्यादा एक तरीके से वर्स हो रहा है और भी ज्यादा एक तरीके से खराब हो रहा है। उसका रीजन ये है कि जो इंडस्ट्रीज हैं वो एक तरीके से बहुत ही ज्यादा हेवी यूज करते हैं वाटर का और इसके अलावा उनको बहुत ही बड़ी संख्या में पावर्स की भी जरूरत होती है इन यूनिट्स को रन करने के लिए। और ज्यादातर जो इनमें से एनर्जी होता है वो आता है आपको हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से। और आज अगर आप बात करें तो इंडिया में जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है वो टोटल पावर प्रोडक्शन का करीब 22% है, जितना भी इलेक्ट्रिसिटी इंडिया में प्रोड्यूस हो रहा है। और इसके अलावा जो अर्बन सेंटर्स है यानी जितने भी शहर हैं वो उनकी जो संख्या है वो बढ़ रही है और उनका जो पॉपुलेशन है वो लगातार डेंस हो रहा है। इसकी वजह इसके साथ ही जो अर्बन लाइफ स्टाइल है वो उसने एक तरीके से वाटर और एनर्जी स्कार्सिटी है उसमें काफ़ी एक तरीके से इंक्रीज किया है, काफ़ी उसको बढ़ाया है और काफ़ी रिक्वायरमेंट है वाटर का ये इन जगहों पर काफ़ी ज़्यादा है। और अगर आप देखें हाउसिंग सोसाइटीज़ में या फिर कॉलोनीज में, शहरों में, तो आप पाएंगे कि ज़्यादातर ये जो इलाके हैं यहाँ पर आपको ग्राउंड वाटर पंपिंग डिवाइसेस देखने को मिलेंगे ताकि ये अपने वाटर नीड को पूरा कर सके। और इसके
परिणाम स्वरूप हम एक तरीके से देखते हैं कि जो वाटर रिसोर्स है उसको ओवर एक्सप्लॉइट हम करते हुए देख सकते हैं इंडिया के सभी इलाकों में, चाहे वो आपके शहर हो या फिर इंडस्ट्रियल यूनिट्स हो या फिर आपके गांव हो। अब तो गांव में भी लोग अपने घरों में वाटर रिसोर्सेज की कमी को पूरा करने के लिए ट्यूबवेल्स का यूज कर रहे हैं, ग्राउंड वाटर का यूज कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि इंडिया का जो एक बहुत बड़ा हिस्सा है उसमें आने वाले सालों में जो डिप्लेशन है ग्राउंड वाटर का वो बहुत ही ज्यादा होने वाला है। और इसमें से ज्यादातर जो शहर हैं वहां पर जो वाटर डिप्लेशन है वो आपको होने भी लगा है और बहुत ही ज्यादा नीचे वाटर लेवल जा भी चुका है। तो देखिए यहाँ पर अब तक हमने क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट देखे वाटर स्कार्सिटी के। अब हम इसके बाद एक दूसरा सिचुएशन की बात करते हैं जहाँ पर जो वाटर जो है इनसफिशिएंटली अवेलेबल है लोगों के जरूरतों को पूरा करने के लिए। और इसके बावजूद ये जो एरियाज हैं ये वाटर स्कार्सिटी से प्रभावित हैं। और ये जो स्कार्सिटी है इसका रीजन ये नहीं कि वहां पर पानी ही नहीं है, बल्कि ये रीजन है कि वहां पर जो क्वालिटी है वाटर का वो बहुत ही ज्यादा खराब है। और इसके अलावा एक चीज बहुत ही ज्यादा कंसर्न अब धीरे धीरे बन रही है कि जो वाटर है, वाटर तो बहुत ही ज्यादा संख्या में मौजूद है, बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में मौजूद है, लेकिन इसको इतना ज्यादा पॉल्यूट कर दिया गया है, इतना ज्यादा ये पॉल्यूट हो रहा है डोमेस्टिक गंदगी से या फिर जो इंडस्ट्रियल वाटर्स या फिर जो केमिकल्स निकलते हैं इंडस्ट्रीज से, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, इन सभी से। तो इसकी वजह से जो वाटर है वो इतना हजार्डस हो चुका है कि उसको आप ह्यूमन यूज में ला भी नहीं सकते हैं। और जो एक तरीके से वाटर है वो होते हुए भी आप उसको यूज नहीं कर सकते क्योंकि उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है कि उसको ह्यूमन यूज में लाया जा सके। यहाँ पर एक चीज कहा गया है कि एक रिपोर्ट है सिटीजन्स 5th रिपोर्ट, इसमें कहा गया कि जो इंडियन रिवर्स हैं और ज्यादातर जो छोटे रिवर्स हैं वो एक तरीके के टॉक्सिक स्ट्रीम्स बन चुके हैं, यानी वहां पर पानी नहीं बहता या वहां पर टॉक्सिक लिक्विड बहता है। और ज्यादातर बड़ी जो नदियां हैं जैसे कि गंगा और यमुना वो प्योर होने से काफी दूर हो चुकी हैं। और एक तरीके से जो हमला कर रहे हैं इंडिया के रिवर्स पर वाटर पॉपुलेशन ग्रोथ के जरिए या फिर एग्रीकल्चर मॉडर्नाइजेशन के जरिए, अर्बनाइजेशन के जरिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के जरिए। और इसका एक तरीके से जो इंडिया में जो लाइफ है या फिर जो वाटर का जो लाइफ है उसको हम थ्रेटन कर रहे हैं, उस पर हम खतरा डाल रहे हैं। और एक तरीके से आपने रियलाइज कर लिया होगा कि इस समय की जो सबसे बड़ी जरूरत है वो है वाटर को कंजर्व करना और मैनेज करना। और हम एक तरीके से खुद को कैसे बचा सकते हैं जो एक हेल्थ हजार्ड हमारे सामने दिख रहा है। इसके अलावा फूड सिक्योरिटी को हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं या फिर हम अपने जीविका को कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं। और जो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज हैं और जो हमारा नेचुरल इकोसिस्टम है उसको डिग्रेड होने से कैसे बचा सकते हैं। और इसके साथ ही जो ओवर एक्सप्लॉयटेशन है और मिसमैनेजमेंट है वाटर का उसको एक तरीके से हम कैसे रोक सकते हैं। और इन सभी जो बुरी चीज़ें हैं या फिर जैसे हम कह सकते हैं इकोलॉजिकल क्राइसिस, इसको होने से जो कि हमारे लाइफ पर बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगी, इसको होने से कैसे रोक सकते हैं। तो इसके बाद देखिए ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसका लिंक